14 उत्तर पूर्वी राज्य असम। कुछ लोग इसे दुर्गम ऊंचे पर्वतों, भयंकर भूकंपों और भयानक बाढ़ का प्रदेश समझते हैं। कुछ हरा भरा वनप्रांत मानते हैं, जहां गैंडे, हाथी, चीते और बाघ घूमा करते हैं। कुछ इसे कामरूप की जादूगरनियों का देश समझते हैं, जहां कामाख्या देवी का मंदिर है। कुछ ब्रह्मपुत्र का प्रदेश, जो नाना जातियों के गीतों से गूंजता रहता है। पौराणिक कथाओं में इसका नाम प्रागज्योतिष मिलता है। कभी इसे कामरूप कहा जाता रहा है और आज यह असम कहलाता है। कालिदास ने रघुवंश में इसे नीललोहित कहकर पुकारा है। प्रत्येक नाम का कोई न कोई अर्थ है। असम नाम बहुत नया है। म्यांमार, बर्मा की ओर से आने वाली अहोम जाति ने इस प्रदेश पर 600 वर्षों तक शासन किया था। उसी अहोम शब्द से यह असम बना है। यहाँ के निवासी इसका उच्चारण अहोम ही करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह प्रदेश सचमुच असम है, अर्थात ऊंचा नीचा है। असम में नाना जातियों का संगम हुआ है। 100 से ऊपर बोलियां यहाँ बोली जाती हैं। इन सब के रीति रिवाज अलग अलग हैं। कभी यहाँ शैव तांत्रिकों का प्रभाव था। कामाख्या देवी की पूजा इसका प्रमाण है। बौद्ध धर्म का प्रभाव भी यहाँ बहुत दिनों तक रहा। बौद्ध धर्म तिब्बत और चीन यहीं से होकर गया। 15वीं सदी में शंकर देव ने इस प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। मुसलमानों के साथ इस्लाम और अंग्रेजों के साथ यहाँ ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ। पहाड़ी जनजातियों में विशेष रूप से ईसाई धर्म फैला। उनके अपने आदिकालीन धर्म और तंत्र भी कम रोचक नहीं है। इस प्रकार असम नाना धर्मों और मान्यताओं का विचित्र गुलदस्ता है। इस प्रदेश की संस्कृति के निर्माण में नारी का प्रमुख स्थान है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वह नहीं कर सकती। उड़ते हुए बादलों के नीचे सुनहरे खेतों के बीच फसल काटती हुई असमिया बालाएं जब गीत गाती हैं, तो यह सारी घाटी मंत्रमुग्ध हो उठती है। उनका पहनावा भी बहुत सुंदर है। मेखला, छाती ढकने वाली चादर और शाल, इसका लाल बूटेदार किनारा और मूंगा, रेशम और कपास के सभी घरेलू वस्त्र ये स्वयं करघों पर बुनती हैं। गांधी जी ने कहा था, असम की नारी जन्मजात बुनकर है। वह करघों पर कविताएं बुनती है। सुंदरता को हानि पहुंचाए बिना उसने अपने पहनावे में मितव्ययिता का व्यवहार किया है। काम करते समय ये पेटीकोट और लंबी बाहों वाली शमीज पहनती हैं। पेटीकोट पर सुंदर पट्टा बांधने का नियम है। रंग इन्हें भी प्रिय है। यहाँ यह मान्यता है कि जो लड़की नाचना और बुनना नहीं जानती, वह कुछ नहीं जानती। नृत्य संगीत के क्षेत्र में इसीलिए यह प्रदेश किसी से पीछे नहीं है। वैसे भैंसे लड़ाना भी यहाँ का एक मनोविनोद है, लेकिन इनका प्रमुख त्योहार बिहू है, जो यहाँ की संस्कृति का प्रतीक है। बिहू उत्सव 3 तरह के होते हैं: काते बिहू या कंगाली बिहू, माघ बिहू या भोगाली बिहू, चतर बिहू या रंगाली बिहू। रंगाली बिहू इन तीनों में प्रमुख है। यह बसंत के अवसर पर मनाया जाता है। यह पुराने वर्ष को विदा करके नए वर्ष का स्वागत करता है। इसके 3 भाग हैं: गौ सेवा, आमोद प्रमोद और ईश्वर सेवा। शेष भारत की तरह असम भी कृषि प्रधान है, इसलिए गाय बैलों की सेवा करना स्वाभाविक है। गौ सेवा के पर्व का नाम है गरु बिहू। नववर्ष के पहले दिन मानुहर बिहू होता है। इसमें सब छोटे अपने बड़ों का नमस्कार करते हैं और मंदिर में इकट्ठे होकर कीर्तन करते हैं। जब प्रकृति आनंद मनाती है, तब व्यक्ति कैसे चुप रह सकता है। वह नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में मस्त हो जाता है। सब लोग घर घर जाकर हुचरी गीत गाते हैं। बिहू नाच में युवक युवतियां समान रूप से भाग लेते हैं। पहले कैसे भी गीत गाए जाते रहे हों, लेकिन शंकरदेव के बाद पवित्र कीर्तन के गीत ही अधिक गाए जाते हैं।
वैशाख में 7 दिनों तक यह त्योहार चलता रहता है। जाति, धर्म, वर्ण सबसे ऊपर होकर यह असमिया जाति की एकता और कृषि प्रधान संस्कृति का प्रतीक। बांसुरी का मादक संगीत भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है। वैष्णव नाटक का प्रचार महापुरुष शंकरदेव ने किया था। मणिपुर नृत्य इस प्रदेश की विशेषता है। यहाँ के निवासी हंसमुख और संतोषी हैं। पुरुष केवल धोती पहनते हैं और सर्दियों में कंधों पर चादर डाल लेते हैं। यहाँ का मुख्य भोजन दाल भात और मछली है। तंबाकू और शिकार के ये बहुत शौकीन हैं। पान ये लोग बहुत खाते हैं, पर बिनी कत्थे का। सुपारी खाते हैं और खूब खाते हैं। घरों में बतखे पालते हैं। नाना जातियों के कारण जो भिन्न प्रकार के रीति रिवाज दिखाई देते थे, वे अब आधुनिक सभ्यता के कारण मिटते जा रहे हैं। असम आधुनिक हो रहा है। इसी क्रम में अनेक भाषाओं और बोलियों के मेल से असमिया का जन्म हुआ। यह इस प्रदेश की मुख्य भाषा है। लिपि बंगला के समान है, लेकिन उच्चारण में बहुत भेद है। सा का उच्चारण ये ख की तरह करते हैं। अपने प्रदेश को असम नहीं अहोम कहते हैं और च को स बोलते हैं। असम के उत्तर में भूटान है, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर हैं, और पश्चिम में बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल है। अरुणाचल प्रदेश असम के उत्तर पूर्व में है। तिब्बत से आकर बांग्लादेश जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी बहुत लंबी, गहरी और चौड़ी है। यह बार बार बिफर कर यहाँ के निवासियों की सहन शक्ति की परीक्षा लेती रहती है। भूचाल ने कितनी ही बार इसके भूगोल को बदला है। इसके नगर और कस्बे अधिकतर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं। वनों में साल, सागवान, सनोबर, महोगनी, सेमल, शीशम और बुला आदि अनेक प्रकार की कीमती लकड़ियां पाई जाती हैं। बेंत बहुत मिलती हैं। बांस, केला, सुपारी और खजूर के पेड़ भी कम नहीं मिलते। केले के पेड़ यहाँ पर असाधारण रूप से लंबे और मोटे होते हैं। असम से अधिक जंगल भारत के किसी भी प्रदेश में नहीं है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मन को लुभाने वाला है। एशिया में पेट्रोलियम का पहला कुआं इसी प्रदेश में माकम स्थान पर 1867 में खोदा गया था। लखीमपुर और कछार में पेट्रोल। देश भर में जितनी चाय पैदा होती है, उसका आधा भाग असम में होता है। चावल, जूट, ईख, मकई, तंबाकू, कपास, राई और सरसों यहाँ की मुख्य फसलें हैं। अनन्नास, आड़ू, केले, नारंगी, आलू और सुपारी भी यहाँ खूब है। सिल्क, मूंगा और अंडी, रेशम यहाँ की विशेषताएं हैं। चीनी, तेल और चावल की मिलें, सीमेंट, दियासलाई और कागज बनाने के कारखाने भी यहाँ पर हैं। ग्रामोद्योग की दृष्टि से भी यह प्रदेश बहुत संपन्न है। चादरें, थैले, टोकरियां, पंखे और टोप इत्यादि अनेक कलापूर्ण वस्तुएं यहाँ तैयार होती हैं। हथकरघा, हाथीदांत, ताड़ के पत्ते, बांस और बेंत के काम तथा मधुमक्खी पालन में भी काफी लोग लगे हुए हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट गुवाहाटी के आसपास के प्रदेश को प्रकाश देता है। इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग करने का प्रयत्न अब बहुत तेजी से हो रहा है। यहाँ कई ऐसे सुरक्षित वन प्रदेश हैं, जहाँ वन्य पशुओं की रक्षा की जाती है। गुवाहाटी से 200 किलोमीटर पर काजीरंगा में एक अत्यंत सुंदर पशु विहार है। यह 440 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें एक सींग वाले गैंडे, हाथी, भैंसे, सुअर, चीते, रीछ और हिरण तथा नाना प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। भूटान की सीमा के पास कामरूप जिले में मानस नाम का एक और सुंदर पशु विहार है। कहा जाता है कि प्रागज्योतिष की स्थापना राजा राम के वंशजों ने की थी। आर्यों के बाद मंगोलों ने इस प्रदेश पर अधिकार कर लिया। नरकासुर इसी जाति का राजा था। पुराणों में इसे भगवान विष्णु और धरती का बेटा बताया गया है।
इसने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने इसे मार डाला था। इसका पुत्र भगदत्त महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ा था। उसकी सेना में किरात और चीनी आदि थे। युद्ध से पहले अर्जुन भी इस ओर आया था। उसने मणिपुर और नाग प्रदेश की राजकुमारियों से विवाह किया था। ऐतिहासिक युग में इस प्रदेश की चर्चा गुप्त सम्राटों के समय में ही आती है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में असम का उल्लेख है। उस समय इस प्रदेश का राजा समुद्रवर्मा सम्राट समुद्रगुप्त का समकालीन था। गुप्तवंश के किसी राजा मिहिरसेन गुप्त ने कामरूप के राजा सुस्थित वर्मा को युद्ध में हरा दिया था। इसी वंश में भास्कर वर्मा सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। वह हर्ष का समकालीन था। चीनी यात्री हवेनसांग इसी समय यहाँ आया था। उसने इस प्रदेश के बारे में लिखा है, यहाँ की भूमि उर्वरा है, जलवायु आर्द्र और उष्ण है, नहरें सदा बहती रहती हैं। यहाँ के निवासी सरल और सच्चे हैं। वे देवी की पूजा करते हैं। यहाँ अनेक देव मंदिर और संप्रदाय हैं। इसके बाद अनेक राजवंश आए और गए। कोच वंश के शासकों के समय वैष्णव कला और संस्कृति का यहाँ बहुत प्रचार हुआ। इन्होंने अहोमों को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन कुछ ही समय में उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई। ये अहोम लोग शान जाति के थे और पाटकाई दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र की घाटी से आए थे। इनके नरेशों में एक जयध्यान सिंह था, जिसने मीर जुमला को हरा दिया था। लेकिन औरंगजेब के प्रतिनिधि आमेर के राजा राम सिंह को हराने का श्रेय प्रसिद्ध सेनापति लाचित बरफुकन को है। 17वीं शती में राजा गदाधर सिंह और रानी जयमती की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। रानी ने मरना स्वीकार किया, लेकिन शत्रु को राजा का पता नहीं बताया। यह शत्रु उनका अपना सेनानायक था, जो राजा को गद्दी से उतारकर स्वयं लोरा राजा के नाम से शासक बन गया था। अंत में गदाधर सिंह ने उसे हरा दिया, पर तब तक रानी मर चुकी थी। इन्हीं के पुत्र थे रुद्र सिंह, 1691 से 1724। इनका अहोम नाम चू कांगफा था। इनके समय में अहोम पूरे हिंदू बन गए। इन्होंने अपनी मां की स्मृति में जय सागर बनवाया। ये कवि भी थे, लेकिन इनके बाद अहोम लोग आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए। मुसलमान बादशाह यहाँ के लोगों को लुटेरे समझते थे, जो समृद्ध प्रदेश को लूटकर लौट जाते थे। कुछ दिन इस प्रदेश पर बर्मा का अधिकार भी रहा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद जैसा कि शेष भारत में हुआ, यहाँ भी स्वाधीनता के लिए तड़प पैदा हुई। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में यहाँ के पीएली बरफुकन जैसे व्यक्तियों ने ब्रिटिश शक्ति को चुनौती दी। मणिराम और महेशचंद बरुआ हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। इन लोगों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने जितनी शक्ति खर्च की, उतनी पठान कबीलों को अधीन रखने के लिए भी नहीं की थी। गांधी युग में तरुण राम फूकन, नीवन चंद्र बरदलोई, गोपीनाथ बरदलोई आदि नेताओं का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी यह प्रदेश पीछे नहीं रहा। पुरुषों के साथ साथ कनकलता जैसी युवतियां भी अपने प्राणों की बलि देने से नहीं चुकी। असमिया साहित्य का उदय 13वीं सदी में हेम सरस्वती के प्रहलाद चरित्र से माना जाता है। 14वीं सदी में माधव कंदली ने रामायण का अनुवाद किया था। उनकी रचना देवजीत असमिया की पहली महान कृति है। लेकिन इस साहित्य को सही दिशा दी 15वीं सदी में महापुरुष शंकर देव ने। उस समय उनकी कीर्तन घोष, माधव देव की नाम घोष और बड़ा गीत जैसी रचनाएं समाने आईं। आधुनिक साहित्य का जन्म 19वीं शताब्दी में मिशनरियों के संपर्क से हुआ। आज के प्रसिद्ध लेखकों में हेमचंद्र गोस्वामी, लक्ष्मीनाथ बैज बरुआ, चंद्रकुमार अग्रवाल, नलनी बाला देवी, ज्योति प्रसाद अग्रवाल, कमलेश्वर चालिका, देवकांत बरुआ, लक्ष्मीधर शर्मा और हेमचंद बरुआ आदि के नाम लिए जा सकते हैं।
यहाँ बंगला, उड़िया, हिंदी, मुंडारी और नेपाली आदि भाषाएं बोली और समझी जाती है। आप यदि गुवाहाटी से नाव में बैठकर पूर्व की ओर डिब्रूगढ़ जाए, तो अनेक मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। नदी के बीच में कई सुंदर टापू हैं। गुवाहाटी असम का प्रवेश द्वार है। यहाँ जो टापू हैं, उस पर उमानंद है। शिवरात्रि को यहाँ मेला लगता है। कामाख्या देवी का मंदिर यहीं पर है। यहीं पर है नवग्रह का सबसे पुराना मंदिर। ब्रह्मपुत्र पर सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही रंगीन होता है। तेल साफ करने का कारखाना और चिड़ियाघर जैसे बहुत से दर्शनीय स्थान यहाँ पर हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रसिद्ध नगर हैं नौगांव धान उत्पादन के लिए, शिव सागर ऐतिहासिक स्थानों के लिए, नामरूप खाद के कारखाने के लिए, नाहर काटिया, डिब्रूगढ़ तेल और गैस के लिए तथा तिनसुकिया व्यापार के लिए। डिब्रूगढ़ और जोरहट संस्कृति और शिक्षा के केंद्र हैं। लेकिन असम की यात्रा ब्रह्मपुत्र के बीच में बसे हुए माजली द्वीप को देखे बिना पूरी नहीं हो सकती। महापुरुष शंकरदेव द्वारा स्थापित वैष्णव संप्रदाय का यह मुख्य क्षेत्र है। असम की संस्कृति का सच्चा रूप यहीं पर मिलता है। यहीं पर आप असमिया नाट्य, नृत्य और संगीत से परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।